हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जेईई मेंस 18 मार्च 2021 का शिफ्ट 2 पेपर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो से आप अप टू डेट रहें। तो ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NO, NO2, N2 एंड NO3 आर इन द ऑर्डर ऑफ। इसमें सिंपली आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। NO में आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2, NO2 में ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा आपका +4, N2O में ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1 एंड NO3 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा आपका +5। अब इसमें सारे ऑक्सीडेशन नंबर का हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इजीली अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा 1। ठीक है, पहले NO3 माइनस NO2, देन उसके बाद NO एंड देन फाइनली N2O। ओके, हमारा अगला सवाल है इन बेसिक मीडियम H2O2 एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर हम लोग बात करते हैं H2O2 की तो ध्यान से देखिए Mn+2 से Mn+4, तो Mn+2 से Mn+4 जो है इसके लिए आपको H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है, ये तो हमें पता है। और ये भी ध्यान रखना है कि H2O2 जो है इसके इस रिएक्शन में दोनों मीडियम में इसको आराम से ऑक्सीडाइज कर सकता है, मीन्स एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी इजीली H2O2 इसे ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर हम बात करें I2 से I- में, तो इस रिएक्शन में भी I2 को ये रिड्यूस कर सकता है H2O2 दोनों मीडियम में, H+ में भी और OH-, दैट मीन्स एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में। बट अगर हम बात करें PbS से PbSO4, तो इस रिएक्शन के लिए जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन -2 है और यहाँ पे सल्फर का +6 है, तो इसमें इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो मीडियम का रिक्वायरमेंट है वो एसिडिक मीडियम का रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स कि ये बेसिक मीडियम में ये ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पे चूंकि रिएक्शन में मेंशन किया हुआ है बेसिक मीडियम, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो हम कह सकते हैं कि A और B को ऑक्सीडाइज कर सकता है मगर C को ये जो रिएक्शन है इसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका 4। आते हैं हमारा अगला सवाल है in the reaction of hypobromide means HOBr with amide। तो HOBr का मतलब सिंपल होता है KOH और प्लस Br2। इसमें ये आपको HOBr का फॉर्मेशन कर सकता है। अब इसमें एक बात का हमें ये ध्यान देना है, मेनली जैसे मान लेते हैं कि अगर HOBr की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग KOBr भी ले सकते हैं, या अगर मान लेते हैं NaOH और प्लस Br2 है तो ये आपका NaOBr है। तो इस ये जो आयन हमें यहाँ पे दिख रहा है Bro-, इसे हम कहते हैं हाइपोब्रोमाइड आयन और इसे रिएक्शन कराया जा रहा है अमाइड के साथ। तो अगर आपको एक रिएक्शन याद हो RCONH2 और अगर इसमें हम लोग लेते हैं KOH और साथ में अगर हम लोग हैलोजन लेते हैं तो जो कि हाइपोब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर सकता है, तो ये आपका फॉर्म करता था RNH2 प्लस KBr एंड प्लस K2CO3। इस रिएक्शन को हमें पता है कि हम लोग कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए CO3 जो है वो एक्चुअली CO3 2- के फॉर्म में यहाँ पर आपका बन रहा है। सो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि जो कार्बोनाइल कार्बन है, ये जो हमारा कार्बोनाइल कार्बन होता है ये इसका लॉस होता है किसके फॉर्म में, CO3 2- के फॉर्म में होता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा 1। आते हैं हमारा अगला सवाल है द ऑक्साइड दैट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज। हालांकि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन फिर भी अगर आप गेस करना चाहो तो यहाँ पे इजीली आप Mn3O4 को सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट ये कुछ एलिमेंट्स है जिनके ऑक्सीडाइज जो होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और आयरन को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, आयरन के भी ऑक्साइड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इजिली शो कर सकते हैं। हालांकि अगर क्रोमियम रहता तो क्रोमियम को भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते थे, मगर अगर उनको छोड़ दे तो बाकी जो अदर एलिमेंट्स है इनमें Si की बात करते हैं तो सिलिकॉन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, सोडियम की बात करें तो Na का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीशियम की बात करें जैसे कि NO2O की बात करें तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें पेयर्ड है। मैग्नीशियम की बात करें तो Mg2+ जो कि MgO में है तो इनमें भी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। SiO2 की बात करें तो सिलिकॉन में +4 सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है और इसीलिए ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का बिहेवियर जो
है वो शो नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन हालांकि आप सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में देख सकते हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। अब आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑफ 1 मिथॉक्सी नैप्थलीन। तो सबसे पहले तो हम लोग बना लेते हैं 1 मिथॉक्सी नैप्थलीन दैट इज OCH3। इसका रिएक्शन कराया जा रहा है हाइड्रोआयोडिक एसिड यानी कि HI के साथ। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर हमें दिख रहा है, ये लोन पेयर इस H+ को प्रोटोनेट करके हमारा यहाँ पे प्रोटोनेटेड NaCO आपका बना सकता है। तो ये आप देखिए OH, ये प्लस और ये CH3। अब ये जो I- है, ये I- इजिली इस पे अटैक करके, इस CH3 पे अटैक करके हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन जाएगा CH3I और प्लस ये आपका हो जाएगा OH, जिसे हम अल्फा नैप्थोल भी कहते हैं। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। हमें पता है कि फर्दर इस OH को रिमूव कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है और इस वाले बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होता है, तो ये बॉन्ड काफी स्टेबल होता है। इसलिए आपका अगर फिफ्थ में अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद आते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज। तो ये तो हमें पता है विटामिन के डेफिशिएंसी से जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम होता है वो इंक्रीज कर जाता है, इसलिए उसमें सुटेबल ऑप्शन जो है वो आपका 1 हो सकता है। तो जो विटामिन के की बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए तो विटामिन के की बात कर रहे हैं, तो इसके डेफिशिएंसी से जो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम है, ब्लड क्लॉटिंग का टाइम जो है वो इंक्रीज कर जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम होता है वो इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद आते हैं, हमारा अगला सवाल है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड गिव्स। अब सबसे पहले तो बात करते हैं ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की। तो PHSO SO2Cl की बात करें तो ये आपका इस रिएजेंट को हम लोग कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। और इस हिंसबर्ग रिएजेंट की अगर हम लोग बात करें कि भाई इसका क्या काम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो 1 डिग्री अमाइन होता है लाइक RNH2 और 2 डिग्री अमाइन होता है RNHR और 3 डिग्री जो अमाइन होता है RNR, इन तीनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए ये रिएजेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इसका रिएक्शन अगर हम करा दे PHSO2Cl के साथ, तो ये आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है ये बनता है RNHS। इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका एक H है और इस H के कारण अगर इसमें हम एक्वस NaOH अगर डालते हैं तो ये सॉल्युबल होता है। उसी तरह से 2 डिग्री अमाइन अगर लेते हैं और इसे अगर हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करा देते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनेगा कुछ यूं। इस पर आपका प्लस चार्ज आ जाएगा S, और फाइनली यहाँ से अगर H+ को रिलीज कर देते हैं तो ये आपका बन जाएगा कुछ यूं। अब आप इसमें ध्यान से देखो कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है और इसी के कारण अगर हम इसमें एक्वस NaOH अगर डालते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका इनसॉल्युबल। और अगर 3 डिग्री की बात करते हैं तो 3 डिग्री तो इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। ये जो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट है जिसे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोल रहे हैं, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है, अच्छा यहाँ पे बोला जा रहा है कंपाउंड बी के साथ रिएक्ट कर रहा है और साथ ही साथ बोल रहा है बी इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट NaOH। सॉल्युबल है दैट मीन्स 1 डिग्री अमाइन हो सकता है ये, तो 1 डिग्री अमाइन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो हमारा 1 डिग्री का जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए ध्यान से, फोर्थ ऑप्शन है जिसमें ये 1 डिग्री अमाइन आपका बना रहा है। उसके बाद हमारे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एलिमेंट्स X एंड Y बट हायर देन दैट ऑफ द Z। यहाँ पे जो भी ऑप्शन में जो एलिमेंट्स है ना, हम लोग डायरेक्टली इसका ही कंपैरिजन कर लेते हैं, तुम्हारा किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि सोडियम का कम होगा, देन उसके बाद आप कह सकते हैं एल्यूमिनियम, देन उसके बाद मैग्नीशियम, देन उसके बाद सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन एंड देन सबसे ज्यादा आर्गन का। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि मैग्नीशियम की बात करते हैं तो इसके लास्ट में आपका 3s2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम का
तो जैसे मान लो कि अगर कन्फिग्रेशन अगर मैं करना चाहूँ तो मैं एक का कन्फिग्रेशन करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हो गया 12 आपका, तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। इसके अगर एल्युमिनियम का देख लेंगे तो ये आपका हो जाता है आपका 3s2, 3p1। तो हमें पता है कि 3s2 जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, मीन्स मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और सोडियम से ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 3s1। तो ये कंपैरिजन है। तो इसके बेसिस पे देख ले तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम जो एलिमेंट है इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द एलिमेंट एक्स एंड वाई। तो मैग्नीशियम जो है वो कम है बाकी दो अदर एलिमेंट y एंड z से। तो यहाँ पे y और z के बारे में बात हो रहा है। y से यहाँ पे बोला जा रहा है कि हायर है एट z से आपका। तो यहाँ पे देख लो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन कौन हो सकता है, थर्ड हो सकता है, क्योंकि अगर बात करें आर्गन की, क्लोरीन की, और अगर हम बात कर लेंगे सोडियम का, तो देखो सोडियम से तो मैग्नीशियम ज्यादा है, लेकिन अगर क्लोरीन और आर्गन से बात करें तो क्लोरीन और आर्गन से क्या है, ये मैग्नीशियम का कम है। तो इसमें सिंपल आपको करना क्या था कि जो ऑप्शन था उन ऑप्शन को आप डायरेक्टली अरेंज कर दो, यहाँ से क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। इससे क्या होगा, हर ऑप्शन को आपको हिट एंड ट्रायल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आते हैं हमारा अगला सवाल है, द सेकेंडरी वैलेंसी एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल इन कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट। देखो इसका आप डायरेक्टली क्या करो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में आप स्ट्रक्चर बना लो। तो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो हमने लिखा यहाँ पे H2O, उसके बाद ये हमने लिख दिया H2O, और ये आपका OH2 एंड ये आपका OH2, और ये जो पर्टिकुलर आपका जो यहाँ पे दोनों वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर के एक वाटर मॉलिक्यूल से क्या करेगा, H बॉन्डिंग यहाँ पे करता है ये, ठीक है, ये वाला देखिए इस तरह से आपका H बॉन्डिंग की बात करेंगे। तो जैसे मान लो ऑक्सीजन है तो ये इसके H को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इसके H को अट्रैक्ट कर रहा होगा, और साथ ही साथ बाहर में एक आपका सल्फेट आयन होगा SO4 2-। अगर मैं इसके भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना चाहूँ तो इसको मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो ये मैंने यहाँ पे सल्फेट का स्ट्रक्चर बना दिया O-, एंड इसके बीच में ये H बॉन्डिंग है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो H बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या है, सिर्फ वन मॉलिक्यूल है, यही है आपका H बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर बाकी अगर हम लोग देखेंगे तो जो यहाँ पे बोला जा रहा है सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टोटल 4, 1 2 3 4, और अगर हम बात करेंगे ठीक है H बॉन्डेड तो ये हो जाएगा 1, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी आपका 4, और यहाँ पे H बॉन्डेड वाटर क्या हो जाएगा 1। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सेकेंड। आते हैं हमारा अगला सवाल है। तो अगला सवाल है, बोला जा रहा है कि बोर्स थ्योरी अकाउंट्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ Li+। ध्यान से देखिए Li+ है, और Li+ में बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, लिथियम के पास होते हैं, ठीक है, टोटल बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो Li+ के पास कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और हमें भी पता है कि जो बोर्स जो एटॉमिक मॉडल होता है या जो बोर्स थ्योरी होता है, ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये एप्लीकेबल होता है ओनली यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, और इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका हो गया फॉल्स। अब आते हैं दूसरा स्टेटमेंट, बोर्स थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है कि ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, ये दो इफेक्ट होता है जिसमें कि अगर हम लोग मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाता है। तो ये जो स्प्लिटिंग होता है, इस स्प्लिटिंग को हम लोग कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। और स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें अगर स्प्लिटिंग हो जाएगा तो उसे स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। तो ऑब्वियसली इसे एक्सप्लेन बोर्स थ्योरी नहीं कर पाया था, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया, स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट हो गया। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन आप कह सकते हो ऑप्शन 2। उसके बाद आते हैं हमारा अगला सवाल है, यहाँ पे एनिलीन है और एनिलीन का नाइट्रेशन कराया जा रहा है। आप ध्यान से देखो, अगर आप एनिलीन को नाइट्रेशन का मतलब क्या है, एसिडिक मीडियम, तो क्या होता है कि ये एनिलीनियम आयन भी बना लेता है, और एनिलीनियम आयन जो होता है ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाते हैं, जिसके कारण ये क्या बन जाता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाता है। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाएगा, दैट मीन्स कि जो मेटा डोमिनेटिंग प्रोडक्ट है वो बन जाता है,
तो NH3 प्लस है तो मेटा पोजीशन पे NO2 को ये वेलकम करने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि जो मेटा डोमिनेटिंग प्रोडक्ट है आपका B, ये कहीं ना कहीं डोमिनेट करने लगेगा। और इसलिए NCERT में भी इसका परसेंटेज मेंशन है कि जो आपका B का परसेंटेज है वो अबाउट 47% है, और जो पैरा प्रोडक्ट है वो तो आपका बनता है वो लगभग 51% के आसपास बन जाता है, और जो ऑर्थो प्रोडक्ट है A, ये नियरली 2% के आसपास हो जाता है। अब इसे आप करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे हो जाता है आपका C, देन B एंड देन उसके बाद A। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बोल सकते हैं ऑप्शन 4। उसके बाद हमारा अगला सवाल है द चार्जेस ऑन द कोलाइडल सॉल्यूशन CDS कैडमियम सल्फेट की बात कर ले तो इसे अगर हम ब्रेक करना चाहे तो कैडमियम 2+ सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन हमें पता है ये कैसा सोल होता है, नेगेटिव सोल फॉर्म करता है। TiO2 की बात कर लेंगे तो Ti+4 क्या हो जाएगा, तो जितने भी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो ऑक्साइड होता है वो बेसिकली किस तरह के सोल बनाते हैं, पॉजिटिव सोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो सोल का जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव सोल एंड पॉजिटिव सोल। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 4। अतः हमारा जो अगला सवाल है, यहाँ पे कुछ ड्रग्स का यहाँ पे कैटेगरी आपको दिया हुआ है और कुछ उनके एग्जांपल्स है। तो ये भी आपका एक्चुअली फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग के बारे में बात अगर हम करें तो जो ऑप्शन ए है इसका एग्जांपल आपका हो जाता है थर्ड, दैट इज नॉरेंथिनड्रोन। उसी तरह से अगर हम एंटीबायोटिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो एंटीबायोटिक में जो इसका एग्जांपल हो जाता है, ठीक है, वो जाता है तुम्हारा साल्वर्सन। तो इसलिए बी का जो ऑप्शन हो जाता है वो 4 हो जाता है। उसी तरह से अगर हम ट्रैंक्विलाइजर की बात करते हैं तो ट्रैंक्विलाइजर के लिए मेप्रोबेमेट इसका ऑप्शन हो सकता है। और आर्टिफिशियल स्वीटनर, ये मैंने पिछले वाले पेपर में भी डिस्कशन किया था, आपको मैंने बताया था कि इसका ऑप्शन एलिटेम होता है, जिसमें कि सुक्रोज का अमाउंट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, जो आर्टिफिशियल होता है। सो इसलिए डी का इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। इसलिए 3 4 1 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। डेट मीन्स कि ऑप्शन 3 यहाँ पर आप कह सकते हैं कि करेक्ट होगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक कार्बोनाइल कंपाउंड दिया हुआ है, डाइल्यूट NaOH एंड साथ में हिट किया हुआ है। डेट मीन्स कि ये सिंपली आपको दिख रहा है किसका क्वेश्चन है, एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो आपका साइक्लोपेंटेनॉन है, पहले इसे हम डाइल्यूट NaOH जो कि OH- है, ये इसके एसिडिक H को लेकर गया और क्या बना लिया, तो ये बना लिया एक न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये क्या करता है, इसके दूसरे यूनिट पे कार्बोनाइल कंपाउंड पे अटैक करता है। तो अटैक करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है, देखिए किस तरह का प्रोडक्ट बन रहा होगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, उसके बाद जब इसे हम प्रोटोनेशन करा देते हैं तो प्रोटोनेशन के बाद जो इसका फॉर्मेशन हो जाता है वो हो जाता है OH एंड आपके इस कार्बन से यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O। तो ये प्रोडक्ट हो गया आपका X। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग एल्डोल प्रोडक्ट। अब इस एल्डोल प्रोडक्ट को जब हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है, और साथ में H+ भी मेंशन किया हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा और वाटर का रिमूवल होगा। तो यहाँ से OH और अगर यहाँ से H अगर रिमूव कर दें हम लोग, ठीक है, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट दिखेगा वो फाइनल प्रोडक्ट आपका हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस तरह से ये आपका डबल बॉन्ड है। ठीक है, सो यहाँ पे ये H जो है इसका रिमूव करने का पर्पस क्लियर है कि जो आपका डबल बॉन्ड होता है वो इस डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है, तो प्रोडक्ट जो है वो काफी स्टेबल हो जाता है। तो अगर हम इसके बेसिस पे देखें तो हमारा जो करेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट लिख सकते हो Y प्रोडक्ट। तो हमारा अगला सवाल है 14 के बाद चलते हैं, हमारा 15वां सवाल है। इसमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और बोला जा रहा है कि इनका ये जो करेक्ट ऑप्शन है ये कौन हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेरिलियम का, तो बेरिलियम जो होता है इसका यूज हम लोग कहते हैं एक्सरे में। ठीक है, इसे एक्सरे में यूज करते हैं। अगर हम बात करेंगे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम को हम लोग तुम्हारा बॉम्ब सिग्नल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का यूज हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और अगर हम बात करें लास्ट रेडियम जो कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज किया जाता है। आप लोग सुनते होंगे केमोथेरेपी, तो उसमें बेसिकली तुम्हारा यही होता है, रेडियम का यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं बेरिलियम का अगर एक्सरे है तो डेट मीन्स की आपका फोर्थ हो सकता है। मैग्नीशियम की बात कर लेंगे तो बोला जा रहा है बॉम्ब एंड सिग्नल्स में यूज करते हैं, मीन्स बी का आपका जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। कैल्शियम का एक्सट्रैक्शन और मेटल में यूज करें, डेट मीन्स कि आपका सी का जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा।
और रेडियम का हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, दैट मीन्स के ऑप्शन हो जाएगा 1, 4, 3, 2, 1 इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। अब चलते हैं, हमारा अगला सवाल है C2H5OH, C2H5OH और बोला जा रहा है AgCN, बोला जा रहा है कि दोनों जनरेट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल जनरेट कर सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये लोन पेयर कैसे एक्ट करेगा, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब हम बात करते हैं AgCN की, तो AgCN में ध्यान से देखो, यहाँ पे सिल्वर और ये जो कार्बन है इसके बीच में यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर काफी ज्यादा होगा। अब अगर ये कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड जो होगा वो नॉन आयोनाइजिंग कैरेक्टर का होगा। सो इसीलिए इस केस में N का जो लोन पेयर होता है वो एक्ट करने लगता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे NC मीन्स आइसोसाइनाइड न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है। कौन, AgCN। अब देखते हैं हमारा, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका करेक्ट है। अब आते हैं स्टेटमेंट 2, KCN एंड AgCN बोथ विल जनरेट नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल। अब ये तो आपका गलत हो गया ना, अभी मैंने जस्ट बताया कि AgCN जो है वो NC न्यूट्रोफाइल, दैट मीन्स कि आपका यहाँ पे आइसोसाइनाइड न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा है, आइसोसाइनाइड न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर KCN की बात कर लेंगे तो K+ और C- ये इजिली आयोनाइज हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है। अब अगर यहाँ पे आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड इजिली आयोनाइजेबल है, तो K+ और Cn- ये फॉर्म कर लेगा। तो Cn- जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे अपीयर करेगा, दैट मीन्स कि ये काम करेगा एज अ साइनाइड, और ये एग्जाम्पल होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, तो जैसे कि आप सिंपली इसको कैसे सोच सकते हो, जैसे मान लो एक पेंसिल है, इसको हमने दोनों एंड से अगर मान लो शार्प कर दिया, तो दोनों एंड से अगर शार्प कर दोगे तो आप ये बताओ कि ऑब्वियसली अगर आपको कभी भी लिखना होगा तो एट अ टाइम कोई एक साइड से ही लिख सकते हो, हालांकि इसमें दो साइड है लिखने का, लेकिन जब आप लिखने की बारी आएगी तो कोई एक एंड से ही आप लिख सकते हो। सेम इसी तरह से न्यूक्लियोफाइल होता है, सपोज हमने लिख दिया साइनाइड, तो C के भी लोन पेयर के थ्रू ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, N के लोन पेयर के थ्रू भी कर सकता है। तो दो साइड होता है फॉर न्यूक्लियोफाइल, लेकिन जब डोनेट करने की बारी आती है तो कोई एक ही साइट एट अ टाइम डोनेट कर सकता है। इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका हो जाएगा इनकरेक्ट, दैट इज फॉल्स। ठीक है, सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। सो 1 स्टेटमेंट आपका, या जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं, हमारा अगला सवाल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर जनरेटेड बाय द थर्मल पावर प्लांट्स। हमें पता है कि थर्मल पावर प्लांट्स है बेसिकली तुम्हारा, वहां पे कोल बेस्ड प्लांट्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में वहां पे रिलीज होते हैं फ्लाई ऐश। अब जो ये फ्लाई ऐश होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद बात करें बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स लीड्स टू द यूट्रोफिकेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, जैसे कि जितने अनायनिक डिटर्जेंट्स है या जिसमें कि सल्फोनिक आयन का यूज करते हैं, वो यूट्रोफिकेशन को बोलते हैं हम लोग कि इंक्रीज करता है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपका ट्रू है। सो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका 4th ऑप्शन। चलते हमारा अगला सवाल है, यहाँ कुछ एलिमेंट्स का लिस्ट 1 में नाम दिया हुआ है और उन्हें किस मेथड से हम प्योरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला बोला जा रहा है मरकरी, उसके बाद है कॉपर, देन उसके बाद सिलिकॉन एंड देन उसके बाद निकल। देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो कुछ तो इसमें आप डायरेक्टली पढ़े होंगे, जैसे कि निकल की बात करेंगे तो ये आपका, ठीक है, मॉन्स प्रोसेस के थ्रू जाता है, और मॉन्स प्रोसेस बेसिकली बेस्ड होता है वेपर फेज रिफाइनिंग में, इसलिए जो डी का हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा 1, वेपर फेज रिफाइनिंग। अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन को, तो सिलिकॉन को हम जोन रिफाइनिंग मेथड से हम इसे क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो कॉपर को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के थ्रू यूज करते हैं, ये तो काफी स्टैंडर्ड है, आप लोग 9-10 से पढ़ते हुए आते होंगे। और अगर हम बात करेंगे Hg की, तो Hg में आपको कह सकते हैं ये डिस्टिलेशन रिफाइनिंग के थ्रू हम इसे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे Hg अगर हम लोग बात करते हैं मरकरी का, तो मरकरी में आपका ऑप्शन डिस्टिलेशन रिफाइनिंग, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आपका हो जाएगा डिस्टिलेशन रिफाइनिंग। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4, 1, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये 3rd। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल है, तो काफी आसान सवाल है, ये पूछा जा रहा है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमें दिख ही रहा है भाई, sp3 है। बी का पूछ रहा है
दिख रहा है हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और C ऑक्सीजन आइटम है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बहुत लोगों को लगेगा सर यहाँ तो दो लोन पेयर है तो फिर ये कैसे sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अरे भाई ये भी तो देखो, ये जो लोन पेयर है ये एक्चुअली में तुम्हारा कॉन्जुगेशन में, तो कॉन्जुगेशन में तो लोन पेयर तो बाहर निकल गया, तो जब ये निकल गया तो ऑब्वियसली इसका हाइब्रिडाइजेशन फिर क्या हो जाएगा sp2। सो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा sp3 sp2 sp2। ठीक है, सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आपका थर्ड। आते हैं हमारा अगला सवाल है, अ हार्ड सब्सटेंस मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर एंड इज एन इंसुलेटर इन बोथ सॉलिड एंड इन मॉल्टन स्टेट। तो क्या हो सकता है, ऑब्वियसली ये काफी आसान सा सवाल है, इसका आंसर हो जाता है कोवैलेंट सॉलिड। क्योंकि अगर कोवैलेंट सॉलिड का हम एग्जांपल ले लाइक डायमंड, तो डायमंड क्या है कि ये सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, और अगर हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट का तो हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, और साथ ही साथ इंसुलेटर भी है सॉलिड स्टेट में भी मॉल्टन स्टेट में भी। तो डायमंड का नेचर कैसा होता है, कोवैलेंट सॉलिड का होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लो ये हार्ड सब्सटेंस जो है ना, ये जो है ये इस क्वेश्चन को ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। अगर मान लो ये सब्सटेंस की जगह हार्ड की जगह अगर इसे हटा देता है, ये सिंपली सब्सटेंस लिखता तो वहाँ गड़बड़ हो जाता। वो इसलिए क्योंकि तुम डायमंड के अलावा ग्रेफाइट भी सोच सकते थे, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो फिर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इसलिए यहाँ जो गिवन डाटा है उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, डायमंड। अब आते हैं हमारा अगला सवाल है, रिएक्शन हैज, यहाँ से आपका सेक्शन भी स्टार्ट होता है जो कि आपका न्यूमेरिकल टाइप या इंटीजर टाइप आप इसे कह सकते हो। तो हमारे से पहला सवाल था, रिएक्शन हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1 मिनट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज। देखिए क्वेश्चन काफी आसान है, और ये क्वेश्चन जो है केमिकल काइनेटिक्स में आप एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे, इसका डेरिवेशन भी यहाँ पे पूछा जाता है। तो डेरिवेशन का स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, T 99.9%, that is the time required for the completion of 99.9% reaction is equal to the 10 times of the half life of reaction, and it is only applicable for the first order reaction। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे T 99.9% जो होता है ये आपका 10 टाइम्स T हाफ के इक्वल होता है। सो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, हाफ लाइफ दिया हुआ है तो हो जाएगा आपका 10 into 1। सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 10। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए था, क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था कि इसका जो आपका ऑर्डर है वो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज बिना फर्स्ट ऑर्डर के अगर हम बात करें तो हम लोग इसे अप्लाई नहीं कर पा रहे थे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे एनटीए को मॉडिफाई करना चाहिए था क्वेश्चन को। आते हैं हमारा अगला सवाल है, द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द बेरियम क्लोराइड। तो इनफाइनाइट में बेरियम क्लोराइड का हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, Ba2 प्लस Cl माइनस को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है भैया हमें, तो 280 दे रखा है। उसके बाद बोला जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 को अपन क्या लिख सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, लिख सकते हैं H प्लस 2 टाइम्स प्लस SO4 2 माइनस लिख सकते हैं। इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू दिया हुआ है 860, और लास्ट आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दिया हुआ है इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl का, जिसे हम लिख सकते हैं डेल्टा नॉट ऑफ H प्लस पर डेल्टा नॉट ऑफ Cl माइनस, और इसका वैल्यू दिया हुआ 426, ठीक है। अब यहाँ से आपको इन सारे डाटा को यूज करके बताना है कि बेरियम सल्फेट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होगा मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या करना है अपने को, Ba और SO4 को ऐड करना है, मीन्स ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को ऐड करना है। लेकिन ध्यान से देखो, जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो एक्स्ट्रा Cl माइनस और एक्स्ट्रा H प्लस आ जाता है। तो आप ऐसा करो कि इसे पहले इक्वेशन थर्ड जो है इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक्स्ट्रा H प्लस और एक्स्ट्रा Cl माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 2 को ऐड करके उसके बाद 3 वाले इक्वेशन से हम लोग माइनस कर देंगे। तो हमने लिखा 1 प्लस 2, और इसे हम लोग माइनस करने जा रहे हैं कौन से इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से। तो क्या हो जाएगा, तो ये सारा टर्म जो है वो आपका हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे आपका जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में बेरियम सल्फेट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 280 प्लस 860 माइनस 2 टाइम्स 426। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। सो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 288। आते हैं हमारा अगला सवाल है, the number of species below that have the 2 lone pairs of the electron in their central atom is। तो क्या करते हैं हम लोग इसमें सबका हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। SF4 की बात करते हैं, तो SF4 का जो आपका करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा वो करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा ये, यहाँ पे हमारा एक लोन पेयर दिख रहा है। Ba4 माइनस की बात कर ले तो ऑब्वियसली ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेगा, ये आपका फ्लोरीन आइटम रहेगा, और बोरॉन पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। उसके बाद बोला जा रहा है ClF3,
तो यहाँ पे बोरोन का अगर हम बात करें तो कह सकते हैं आपको एक यहाँ पे लोन पेयर हो सकता है। ClF3 की बात करें तो ClF3 का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, टी शेप यहाँ पे आपका बनेगा और एक लोन पेयर आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ हो जाएगा। सो इसके पास यहाँ पे ClF3 की बात कर रहे हैं तो टोटल आपका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ ना। सो ये स्ट्रक्चर को आप डोमिनेट कर सकते हो, इससे हटा सकते हो। चल, तो ये आपका यहाँ पे जो लोन पेयर आ जाएगा, कितना लोन पेयर आ जाएगा आपका, 2 लोन पेयर आ जाएगा। अब चलते हैं उसके बाद हमारा जो अगला जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ ASF3 का आप अगर स्ट्रक्चर बना लोगे तो ये आपका इस तरह से ट्राइगोनल प्लानर शेप में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं PCl5 का स्ट्रक्चर। PCl5 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप में आ जाएगा, कोई भी लोन पेयर इसमें नहीं होगा। देखो यहाँ पे लोन पेयर क्या है, 0, यहाँ भी लोन पेयर क्या आ गया आपका 0, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर आपका क्या हो गया 1, हमें कितना पूछ रहा है, लोन पेयर 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 लोन पेयर दिख रहा है ClF3 में। और एक ऑप्शन है आपका BrF5, तो BrF5 का स्ट्रक्चर तो ये आप इस तरह से बना सकते हो, यहाँ पर भी आपका एक भी लोन पेयर ऐसे नहीं आना चाहिए, तो ये आपका यहाँ पे लोन पेयर क्या हो गया 0। HCF4 का स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लानर के फॉर्म में बनेगा और इसके पास रहेंगे 2 लोन पेयर, तो ये भी आपका ग्रेट ऑप्शन हो सकता है। SF6 ऑब्वियसली SF6 में तो एक भी आपको लोन पेयर नहीं मिलने वाला, तो ये देख लो, ठीक है, लोन पेयर 0। सो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, एक आपका HCF4 और एक आपका हो जाएगा ClF3, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 2। चलते हैं, हमारा अगला सवाल है, xenon compound A upon partial hydrolysis gives XeO2F2, the number of the lone pair इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंपाउंड ए। तो कौन सा जेनन कंपाउंड है ये, ठीक है। तो देखो सिंपल है, अगर हम बात करेंगे इस जेनन कंपाउंड की तो वो जेनन कंपाउंड है XeF6, जिसका अगर हम लोग पार्शियल अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं पार्शियल, तो ये क्या बनाता है आपका XeO2F2, ठीक है। सो यहाँ पे XeF6 है, तो अगर XeF6 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो फ्लोरीन, ये कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन के जैसा आपका स्ट्रक्चर इसका बनता है और एक इसके पास ये लोन पेयर होगा। तो टोटल फ्लोरीन के पास देखें तो फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, तो सारे फ्लोरीन के पास कितने हो गए 3 × 6 यानी कि 18 लोन पेयर यहाँ पे हो गया, और एक आपका जेनॉन के पास हो गया, तो टोटल लोन पेयर हो गए आपके 19 लोन पेयर हो गए। करेक्ट ऑप्शन 19 हो जाएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो द गैस फेज रिएक्शन, यहाँ पे आपको गैस फेज रिएक्शन में डेल्टा जी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc पूछ रहा है। ध्यान से देखो, गैस फेज के लिए डेल्टा जी दिया हुआ है, मीन्स अगर आप डेल्टा जी नॉट को अगर आप लिखते हो -2.303 RT इंटू लॉग, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या हो जाएगा Kp हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कितना दे रखा है भाई 25.2 इज इक्वल्स टू -2.303 RT इंटू लॉग ऑफ Kp। तो यहाँ से टेम्परेचर का जो वैल्यू है वो है 400 केल्विन, तो Kp का यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आपका जो Kp का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 5 × 10⁻⁻4 बार इनवर्स। Kp का वैल्यू आ गया। हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है Kc का वैल्यू। तो ठीक है, रिलेशन हमें पता है Kp = Kc RT⁻∆Mg, ठीक है। डेल्टा Mg का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो डेल्टा Mg का वैल्यू हो जाएगा 1 - 2 दैट इज -1। सो यहाँ से Kc का वैल्यू आ जाएगा Kp/RT⁻1। Kp का वैल्यू हमें पता है 5 × 10⁻⁴ बाई RT, R का वैल्यू हम लोग 1/12 यहाँ पे ले लेते हैं और 400⁻⁻1। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ और बाई ये वैल्यू को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा अबाउट 33.33 इनवर्स, ठीक है। इसे फिर ऊपर भेज दोगे, इसका हमारा आ जाएगा आंसर 166.65 × 10⁻⁴, ठीक है। अगर -2 के टर्म में लिखोगे तो 1.66 × 10⁻²। सो यहाँ पे इसका जो आंसर हो सकता है वो आंसर नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2, 1.6 × 10⁻²। देख लो यहाँ पे क्या लिख रहा है 10⁻², राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2। आई थिंक कि शायद एनटीए ने जो ऑफिशियली इसके डिक्लेयर किया था आंसर, वो आंसर इसका शायद इनकरेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका 2 होगा। सो इसमें आपको जरूर बोनस मिलना चाहिए। हमारा अगला सवाल है, इन टॉलेंस टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड द ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द टॉलेंस रिएजेंट फॉर्मूला, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है ये अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक चाहिए होगा। जैसे मान लो हमने लिया एल्डिहाइड, तो इस एल्डिहाइड में जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है
तो ये आपका बना लेता है RCO रेडिकल और ये आपका पॉजिटिव चार्ज और ये H। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये टॉलेंस रिएजेंट का Ag+ इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएगा, Ag का प्रेसिपिटेट। तो अभी जो टॉलेंस रिएजेंट हमारा, ये जो टॉलेंस रिएजेंट है बेसिकली क्या है, Ag+ है, सिल्वर प्लस है। तो सिल्वर प्लस में एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, मतलब अभी इसने टोटल 1 इलेक्ट्रॉन अभी तक गेन कर रखा है। अब उसके बाद जो बेसिक मीडियम है OH- वो OH- जाएगा, इस पे अटैक करेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये RCOH और ये आपका O रेडिकल और ये H। ठीक है, उसके बाद ये आपका C रेडिकल और H रेडिकल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सो इसके बीच में आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या हो सकता है, तुम्हारा ट्रांसफर हो सकता है। और ये H जो है ये इस O के साथ मिल जाएगा जाकर, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कार्बन रेडिकल, दैट इज C रेडिकल, और ये आपका बन गया OH रेडिकल और ये आपका बन गया OH रेडिकल। ठीक है, अब उसके बाद अगेन बेसिक मीडियम की बात करें तो OH- H को तुम्हारा लेके चला गया, तो RC ये रेडिकल बना हुआ है OH और यहाँ पर हो गया आपका O-। देन अगेन ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो ये बना लेगा RC रेडिकल OH और ये O रेडिकल। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है अगेन सिल्वर प्लस जो है इसको गेन करके सिल्वर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म कर लेगा। सो यहाँ पे इसने एक और मोल इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब ये C रेडिकल O रेडिकल मिलके क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, जो कि टॉलेंस रिएजेंट का हमारा प्रोडक्ट होता था। तो अगर हम यहाँ पे रिएक्शन लिखना चाहे तो RCHO प्लस Ag प्लस OH-, तो ये आपका क्या बना रहा है, RCOOH और प्लस सिल्वर का प्रेसिपिटेट, जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो इसने टोटल अगर हम देखेंगे तो इसने एक मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया और एक मोल इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे गेन किया, तो टोटल 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन होता है वाइल टॉलेंस टेस्ट, जब हम लोग किसी एल्डिहाइड को टेस्ट करते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद आते हैं हमारा अगला सवाल है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैडमियम सल्फाइड इन द वाटर इज। तो कैडमियम सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी दे रखी है, तो पहले तो इसे हम लोग ब्रेक कर लेंगे, Cu2 प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस। अगर इसका सॉल्युबिलिटी S मानते हैं 1 मोल का, तो ये भी S हो जाएगा, ये भी S हो जाएगा। ठीक है, सो KSP का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा S², और हमें सॉल्युबिलिटी का वैल्यू दे रखा है, दिया हुआ है 8 × 10⁻⁴ दैट इज 64 × 10⁻⁻8। तो यहाँ से KSP का हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, अब इसका सॉल्युबिलिटी फाइंड करना हमें 0.01 m सल्फ्यूरिक एसिड, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगने वाला है। तो कैडमियम सल्फेट को अपन फिर से ब्रेक करेंगे, कैडमियम 2 प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस। ध्यान से देखिए, अगर इसका सॉल्युबिलिटी अपन ने S माना, इसका S माना, तो ये S हो गया। अब कॉमन आयन H2SO4 की बात करें तो ये ब्रेक होगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अगर इसका 0.01 m है तो ये आपका 0.01 m SO4 भी हो जाएगा, तो कॉमन आयन क्या लग जाएगा, 0.01। अब हमें भी पता है कि जो सॉल्युबिलिटी है उसका वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में क्या है, काफी कम है, तो यहाँ से इस वाले S एक्सप्रेशन को अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली KSP का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग, तो हमने लिखा कैडमियम 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो कैडमियम 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन S, और यहाँ पे चूंकि हमने S को नेग्लेक्ट कर दिया है 0.01 और KSP का वैल्यू है 64 × 10⁻⁸, तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी का वैल्यू आ जाएगा 64 × 10⁻⁻6। तो यहाँ पे 10⁻6 इंटू पूछ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 64, ये आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं हमारा अगला सवाल है, A solute A dimerizes in water. The boiling point of a 2 molar solution of A is 100.52. डेल्टा TB हमें दे रखा है 0.52। ठीक है, डाइमराइज हो रहा है तो N का वैल्यू 2 लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ से हम लोग I का वैल्यू निकालेंगे। 2 मोलर सॉल्यूशन है तो मोलालिटी भी हम लोग सिमिलरली मान के चलते हैं 2 मोलर। तो डेल्टा TB को क्या लिखते हैं, I × KB × M। तो डेल्टा टीवी 0.52, केबी का वैल्यू अपन को दे रखा है, यहाँ पे दिया हुआ है 0.52, सॉल्वेंट के लिए देखें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और इनटू हमने लिख दिया मोलालिटी 2। सो यहाँ से आई का वैल्यू हो गया 1/2। अब एसोसिएशन का केस है, चूंकि यहाँ पे डाइमराइज हो रहा है तो क्या लिखते हैं, I = 1 - 1/n टाइम्स अल्फा। हमें पूछ रहा है क्या होगा परसेंटेज एसोसिएशन, अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, तो आई का वैल्यू है हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ = 1 - 1/n इंटू अल्फा। ठीक है, सो यहाँ से हो जाएगा 1 - हाफ = n का वैल्यू क्या है, डाइमर फॉर्म कर रहा है तो 2 हो जाएगा, तो 1 - हाफ = हाफ अल्फा। सो यहाँ से अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1,
मीन्स अगर परसेंटेज अगर अल्फा की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए 100, लेकिन एनटीए ने डिक्लेयर किया ऑफिशियल आंसर 50 जो कि गलत है। सो ये भी आपको बोनस में आंसर इसका मिलना चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारा अगला सवाल है 10 ml ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड। Na2CO3 है, इसका हम लोग 10 ml ले रहे हैं, इसका हमें मोलारिटी अभी नहीं पता है और इसे टाइट्रेट कर रहे हैं HCl के साथ जिसका 0.2 m पता है। और जो 5 रीडिंग लिया गया है वो रीडिंग लिया गया है 4.8, 4.9, 5.55। दैट मीन्स कि 5 के बाद हमें यहाँ पर एंड पॉइंट जो है वो मिल गया होगा। तो मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना होगा, 5 ml होगा। तो मतलब यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम हो गया वो वॉल्यूम हो गया कितना, 5 ml। इसका एन फैक्टर की बात करें तो 1 हो जाएगा, इसकी एन फैक्टर की बात करें तो 2 हो जाएगा और हमें इसकी मोलारिटी फाइंड करनी है। तो क्या कर देंगे, एट एंड पॉइंट दोनों का मिली इक्विवेलेंस हमने इक्वल कर देना है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 मस्ट बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो लिख सकते हैं यहाँ पे आपका 10 ml है, मोलारिटी हमें पता नहीं, एन फैक्टर 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 5 इंटू 0.2 इंटू एन फैक्टर इज 1। ठीक है, सो यहाँ से आपका जो वैल्यू आ जाएगा, और आप ध्यान दो यहाँ पे 0.2 आपका MHCl है, यहाँ पे आपको मिली मोल के टर्म में पूछ रहा है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान देना, मिली मोल्स के टर्म में पूछ रहा है। मिली यहाँ पे कैपिटल M जो है बेसिकली मोल्स पर लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले M का हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका 1, तो ये आपका हो गया 1/20 विच इज इक्वल्स टू 0.05। तो 0.05 क्या आ जाएगा आपका, मोलारिटी। ठीक है, लेकिन किसमें पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है मिली मोलारिटी के टर्म में। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 -2 है। तो ऐसा करते हैं इसको 50 कर देते हैं हम लोग। तो 50 कर देंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ना। सो हमने लिख दिया इसको 50 इंटू 10 टू द पावर, हमने लिख दिया इसमें -3। तो 50 इंटू 10 का -3 ये आपका हो जाएगा मोलारिटी, और इसी को हम लिख सकते हैं 50 मिली मोलारिटी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, आपका 50। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें बोला जा रहा है कि 6.1 ग्राम बेंजोइक एसिड ले रहे हैं, ये 6.1 ग्राम है। तो जो बेंजोइक एसिड है PHCOOH ये लिया हमने 6.1 ग्राम, इसको Br2 से रिएक्शन कराया जा रहा है और प्रोडक्ट जो है वो हमारा बनाया जा रहा है COOH और मेटा पे ब्रोमीन है, और ये बोला जा रहा है 7.8 ग्राम हमारा बन रहा है। मतलब ये कि ये एक्चुअल यील्ड है, ये एक्चुअल यील्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग थ्योरेटिकल यील्ड निकाल लेते हैं। तो देखो ध्यान से कैसे हम लोग लिख सकते हैं, PHCOH का जो मोलर मास होता है वो होता है 122। तो हम लोग लिख सकते हैं 122 ग्राम बेंजोइक एसिड विल फॉर्म। तो यहाँ इसका मोलर मास जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो बेंजोइक एसिड और प्लस उसमें Br का हमें मोलर मास जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो मोलर मास ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू आपका नियरली जो है वो 201 के आसपास आ जाएगा। विल फॉर्म 201। ठीक है, 201 ग्राम ऑफ इस प्रोडक्ट को हम लोग P से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P। ठीक है, तो 122 ग्राम बेंजोइक एसिड लेते हैं तो 201 ग्राम ऑफ P बना रहा। तो 6.1 ग्राम अगर हम लोग ले बेंजोइक एसिड तो ये कितना बना लेगा, तो 201/120 इंटू 6.1। ठीक है, इतना ग्राम ऑफ यहाँ से P का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसे कैलकुलेट कर ले तो बाई 10 और ये आपका 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 201/20 ग्राम ऑफ P। ठीक है, सो इसे अगर हम नियरली अगर माने तो नियरली इसे हम 10 ग्राम मान सकते हैं। 10 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट P बन रहा है। तो परसेंटेज यील्ड क्या हो जाता है, परसेंटेज यील्ड आपका होता है एक्चुअल यील्ड जिसे हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं, बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 जो कि हो जाएगा आपका 7.8 एक्चुअल यील्ड जो कि गिवन है, बाय 10 इनटू 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नियरली 78%। सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 78। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा जितना भी क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन का हमने यहाँ पे एनालिसिस कर लिया। ठीक है, सो अगले लेक्चर में भी हमारा कुछ इसी तरह का प्रीवियस पेपर में हम लोग सोल्यूशन का एनालिसिस करेंगे। तो थैंक यू, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।